हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो सीए फाउंडेशन की हमारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी सारी बात को खत्म कर चुके हैं। फिर वो भले ही एजेंसी हो, बेलमेंट या प्लेज हो या फिर इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब एक बढ़िया टॉपिक आप लोगों के कोर्स में और कवर हुआ है, सीए इंटर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो वैसे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लिए अपनी मेन बुक से, लेकिन यहाँ मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एग्जाम पर्पज से बहुत बढ़िया हो सकते हैं। चलिए जी, तो बच्चे लोगों हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बहुत फटाफट से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और एक बढ़िया चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जल्दी ही आप लोगों के लिए मतलब नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ही आप लोगों के लिए बढ़िया एक रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम लोग इन सारे चैप्टर्स का बढ़िया वाला रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर वैलिड प्रमोजरी नोट। यानी बहुत सिंपल अपने से पूछा है कि भाई ये जो प्रमोजरी नोट हैं जो ऐसे लिखे गए ये वैलिड है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्रॉमिस टू पे वाई बाय अ प्रमोजरी नोट a sum of rupees 5,000 15 days after the death of B। अब अपने को पता है कि सर डेथ जो है उस पर कंडीशन बेस आ गई है, तो अब ये बिल जो है वो नॉन कंडीशनल अनकंडीशनली माना जाएगा। उसका रीजन बहुत क्लियर है कि डेथ का जो इवेंट है वो सर्टेन है ना। हाँ, टाइम भले ही अनसर्टेन हो लेकिन डेथ जो है वो यहाँ पे सर्टेन है। डेट ऑफ डेथ जो है वो भले अनसर्टेन हो लेकिन डेथ तो सर्टेन ही है, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज रहेगा वैलिड। अपने को पता है अनसर्टेन इवेंट होता फिर तो वैलिड नहीं होता। सेकेंड पार्ट है, एक्स प्रॉमिस टू पे वाई बाय अ प्रमोजरी नोट रुपीज 500 एंड ऑल अदर सम विच शेल बी ड्यू। अब हम जानते हैं कि अमाउंट जो है वो ऑलवेज सर्टेन होना चाहिए। 500 एंड ऑल अदर सम, ये तो अनसर्टेन हो गया। तो जब तक अमाउंट सर्टेन नहीं है तब तक ये वैलिड प्रमोजरी नोट होने वाला नहीं है। तो बहुत सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ए साइन एज मेकर अ ब्लैंक स्टैम्प पेपर एंड गिव इट टू बी। ठीक है भाई, एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन करके बी को दिया और ऑथोराइज किया उसको टू फिल इट एज अ नोट फॉर रुपीज 500 के भी 500 का अमाउंट इसके अंदर भर देना। टू सिक्योर एन एडवांस विद सी इज टू मेक टू बी, जो सी बी को पैसा देने वाला है उसके लिए इसने एक बहुत सिंपल सा हम कह सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है और उस पर अमाउंट फिल करने को दे दिया है। बी ने यहां पे क्या किया, फ्रॉडुलेंटली इस अमाउंट को 500 की जगह 2000 लिख दिया पेबल टू सी। और जिसने गुड फेथ के अंदर हु हैज इन गुड फेथ एडवांस रुपीज 2000, उसको लगा भाई 2000 का प्रॉमिस किया हुआ है इसलिए उसने 2000 रुपए एडवांस के अंदर भी दे दिए। अब डिसाइड करके बताना है कि सी यहां पे कितना अमाउंट ले सकता है और कितने एक्सटेंड तक ले सकता है। अब ये बच्चे लोगों हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक्शन नंबर 20 का है, जो हमारा इनकम्प्लीट बिल का क्वेश्चन है, मतलब उसका प्रोविजन है। उसमें अपन ने पढ़ा था कि जिस पर्सन को जितने अमाउंट के लिए ऑथोराइज किया जाए वो उतना ही लिख सकता है, उससे ज्यादा के लिए वो पैसा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर उसने आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया और जिसको ट्रांसफर किया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो फिर उसको बिल पर सारे राइट्स मिलने वाले हैं, वो पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है अप टू द स्टैम्प वैल्यू। स्टैम्प की वैल्यू से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो पहले हमने सेक्शन 20 को बढ़िया समझाया। When person sign and deliver to another a paper stamped in accordance with the law relating to the instrument, then in force in India in either wholly blank or having written thereon, या तो पूरा blank में दिया या कुछ आपने लिख करके इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दे दिया, he hereby permit prima facie authority to the holder। यानी आपने एक तरह से बी को ये परमिशन दे दिया कि वो क्या कर ले, द इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट मेंशन दे रहे हैं कि जो मेंशन आपने अमाउंट किया वो उसमें भर ले, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। अब द पर्सन हु साइन द इंस्ट्रूमेंट विल बी लाइबल फॉर इट। जैसे यहां पे ए ने साइन किया तो लाइबल है। अ पर्सन अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिकवर एनीथिंग एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंड बाय हिम टू पे। तो अगर ये बिल बी के पास ही रहता तो वो 500 से ऊपर का पैसा रिकवर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन 500 का ही था। लेकिन the principle followed by section 20 is that a person who give another position of his signature on a blank stamp paper allow his agent to fill up। ये सारा का सारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टोबल भी हो गया कि एक तरह से आपने इसके ऊपर कंसेंट दे दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बिल चला गया है एचडीसी के पास में, है ना। इन द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे बिल जो है वो चला गया है पूरा का पूरा एचडीसी के पास में, इसीलिए अब यहाँ पे हम मना नहीं कर सकते। दिस लाइबिलिटी डज नॉट स्टैंड अ पर्सन अदर देन एचडीसी सी एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, बहुत क्लियरली बोला हुआ है, इज एंटाइटल्ड टू इन्फोर्स पेमेंट टू द फुल अमाउंट
इवन दो अथॉरिटी भले एक्सीड हुई है, बस ये जरूर है कि स्टैम्प की वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये, तो आप सीधा तरीके से भी लिख सकते थे कि इफ दिस बिल मेंटेन्ड बाय एचडीसी, यानी हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो उस केस के अंदर एचडीसी हैव राइट टू गेट फुल अमाउंट, या ही हैज राइट टू रिकवर फुल अमाउंट। जितना भी स्टैम्प की वैल्यू तक है, तो मान के चल रहे हैं स्टैम्प की वैल्यू तक 2000 का भरा है, पूरा वो अमाउंट रिकवर कर पाएगा अगर वो इस बिल को मेंटेन करता है अपने पास में, कि अपने को ध्यान में रखना है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं सेक्शन 20 हमारी मेन क्लास के अंदर भी, तो बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है जो आपको समझ करके जाना चाहिए बराबर से। तो प्रोविजन बहुत सीधा सा है कि जिस पर्सन को आपने बिल दिया वो तो उतना ही ले पाएगा, लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में गया तो पूरा अमाउंट वो रिकवर कर सकता है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ एनआईए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग प्रॉमिसरी नोट, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। आई ओ यू अ सम ऑफ ₹1000, ए कहता है बी से। अब हमने कहा कि सिर्फ इतना बोला है कि भाई मैंने तुमसे पैसा लिया है, लेकिन प्रॉमिस कहीं पर भी नहीं है वापस रीपे करने का, तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, है ना। प्रॉमिस वर्ड का आना जरूरी नहीं है, लेकिन वापस पैसा चुकाने की कोई बात तो होनी चाहिए। X promised to pay Y sum of ₹10,000 6 months after Y's marriage with Z। अब अपन जानते हैं कि ये अनसर्टेन इवेंट है, शादी होगी भी कि नहीं होगी, और अगर होती भी है तो इसी से होगी कि नहीं होगी, भाई Y और Z की होगी कि नहीं होगी, पूरा का पूरा अनसर्टेन है, तो कंडीशनल बिल हो जाएगा और ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। तो बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों को 138 का एक बहुत शानदार क्वेश्चन हो सकता है। जे अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी purchase for his personal use certain goods from a mall department store on credit. He sent a check drawn on the company's account to the mall towards the full payment of the bill. ठीक है भाई। अब एक बंदा जो कंपनी का शेयर होल्डर है, पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स परचेस करता है उधार के ऊपर, और उसने चेक दे दिया कंपनी के अकाउंट से फुल पेमेंट का। अब बट ऑब्वियस है चेक तो डिसऑनर होना ही था, क्योंकि वो बंदा ऑथोराइज पर्सन है ही नहीं, कंपनी के बैंक से और चेक दिया है। ठीक है, जे द शेयर होल्डर नीदर डायरेक्टर नॉर ए पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंपनी, तो उसके साइन तो ऑथोराइज थे ही नहीं, बिल डिसऑनर हो गया। अब एग्जामिन करके बताना है कि क्या जे हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर 138, और पहला पार्ट तो ये। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, डिसाइड वेदर ही कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम द मॉल। अब बच्चों दो पार्ट में डिवाइड है। 138 कहता है कि अगर कोई भी आपने चेक दिया है फॉर द पेमेंट, ठीक है, और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से, तो डेप्ट का पेमेंट है, दूसरा इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स होना चाहिए बराबर। तीसरा नंबर अपने ही अकाउंट से चेक दिया होना चाहिए, तभी 138 लगेगा। यहां पे तो चेक आपने किसी और अकाउंट से दिया है, तो when a check is dishonored due to insufficiency of funds in a drawer's account, such person shall be deemed have committed an offense and punished। 2 साल का इसमें जेल है, अपने को पता है 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है, या डबल अमाउंट का फाइन लग सकता है। फर्दरमोर इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इज अ कंपनी, अगर कोई कंपनी ने ऑफेंस किया होता तो हम कंपनी के इंचार्ज को रिस्पॉन्सिबल करते, ठीक है, ये भी अपने को पता है, अच्छी तरह से अपन ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ ये बंदा न तो कंपनी के लिए गुड्स परचेस कर रहा है, न ये कंपनी का इंचार्ज है, न कंपनी खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इन द प्रेजेंट केस जे शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ने जो चेक ड्रॉ करके दिया है मॉल वालों को, although check was drawn on company's account but company is not guilty of offense, it was committed without his knowledge। तो कंपनी का लायबिलिटी तो है नहीं भाई यहाँ पे, कंपनी ने तो कोई चेक दिए ही नहीं है, न वो पर्सन ऑथराइज पर्सन है कंपनी का। अब ये जो बंदा है ये न तो डायरेक्टर है न इंचार्ज है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी, और 138 के अंदर ही इज नॉट लायबल। बच्चों समझिएगा, उसने गड़बड़ तो किया है, लेकिन सेक्शन 138 उसके ऊपर नहीं लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि भाई गुड्स का पैसा देना है कि नहीं देना है, वो तो बट ऑब्वियस है, इज पर्सनली लायबल फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम द मॉल, ये पैसा तो उसको देना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले। तो पैसा देने के लिए लायबल है, लेकिन 138 वाला सेक्शन की कंडीशन पूरी नहीं है कहीं पर भी यहाँ पे, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, 138 में नहीं होगा बराबर। नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टर बी ड्रॉ चेक ऑफ ₹11,000 एंड गिव इट टू मिस्टर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब दो चीजें पूछी, एक चेक ड्रॉ करके गिफ्ट में दिया है। सबसे पहले हमने आपसे पूछा क्या मिस्टर बी यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्या। बच्चों होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन क्या है कि पर्सन खुद होल्डर होना चाहिए, गुड फेथ में लेना चाहिए, फुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए। अब बाकी सब तो ठीक है भाई, लेकिन गिफ्ट में मिला है तो आपका कंसिडरेशन तो यहाँ पे गायब है ना। तो एसडीसी बनने के लिए क्या है, देखो अपन ने लिखा है एनी पर्सन हु कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन होल्डर बनता है,
और बट ऑब्वियस बिफोर द अमाउंट मेंशन इज बिकम पेबल, मैच्योरिटी से पहले बनता है और बिना किसी डिफेक्ट के, मतलब ऐसा कोई उसको कॉज नहीं है ऐसा बिलीव करने का कि डिफेक्ट है, यानी गुड फेथ में ले रहा है। इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, गुड फेथ। अब इंस्टेंट केस के अंदर उसको गिफ्ट से मिला है, इसीलिए बच्चों वो होल्डर तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा क्योंकि उसने कंसिडरेशन नहीं दिया है। हाँ, क्या बी पैसा लेने के लिए एंटाइटल है? हाँ, वो मना कहाँ कर रहे हैं, आप होल्डर तो हो ही हो ना भाई, है ना, क्योंकि आप अपने नाम से बिल को रखने और पैसा लेने का राइट रखते हो, इसीलिए टाइटल उसका गुड और बोनाफाइड है। एज अ होल्डर ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 11,000 फ्रॉम द बैंक, जिसने आपको चेक दिया। और अपन जानते हैं वैसे भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होती है, एसडीसी के लिए होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होती है, तो आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं बहुत आराम से पैसा। एक्सेप्शन अपने पड़े हुए हैं कि गिफ्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 6th वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहता है भोलेनाथ ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंदर, आफ्टर हैविंग इशूड द चेक भोलेनाथ रिक्वेस्टेड सुरेंदर नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट एंड गिव अ स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट टू द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक इशूड। क्या बात हुई, अपन ने डिस्कस किया है। भोलेनाथ ने एक चेक इशू कर दिया और चेक इशू किया सुरेंद्र को, और सुरेंद्र को रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई इस चेक को प्रेजेंट मत करना, भाई अकाउंट में पैसा नहीं होगा उस वक्त, भाई चेक तो दे दिया। कई बार ऐसा होता है ना, चेक तो दे दिया फिर पता लगा यार खाते में तो पैसा ही नहीं है अकाउंट में, तो हमने क्रेडिटर को भी मना किया और चेक को भी स्टॉप पेमेंट लगवा दिया। हमने डिसाइड करके बताना है कि भाई ने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया है बच्चे लोगों को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन भोलेनाथ आफ्टर हैविंग इशूड द चेक इन्फॉर्म सुरेंद्र नॉट टू प्रेजेंट द चेक, बराबर इन्फॉर्म सुरेंद्र। आप सुरेंद्र यहाँ पे ड्रॉई तो बैंक होती है, तो ये ड्रॉई वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं है, पे वर्ड आना चाहिए था, ठीक है। नॉट टू प्रेजेंट द चेक और साथ में आपने स्टॉप पेमेंट भी लगवा दिया। अब पहले तो आप 138 को समझाएंगे, बराबर, पहले तो पूरा 138 को समझाओ जो अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया। उसके बाद 139 और 140 कैसे आने वाला है वो मेरे साथ यहां से देखिए। वंस अ चेक इज इशूड बाय द ड्रॉवर, अब प्रेजम्पशन अंडर 139 हम लेकर के चलते हैं, फॉलोज एंड मियरली बिकॉज द ड्रॉवर इशू ए नोटिस देयर आफ्टर टू ड्रॉई, ड्रॉई आप पे ही कह सकते हो, और बैंक फॉर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट, इट विल नॉन प्रिक्लूड एन एक्शन अंडर 138। एक बार चेक इशू करने के बाद हम प्रेजम्पशन लेकर के चलेंगे कि सारी कंडीशंस पूरी होती दिख रही हैं, बराबर। और अब अगर आप चेक को प्रेजेंट करने से मना भी कर देते हैं या स्टॉप पेमेंट भी लगवा देते हैं तो भी 138 का पेनल्टी लगेगा, उसमें एक्शन लेने से कोई आपको रोकने वाला नहीं है, उससे आप बच नहीं सकते। फिर 140 कहता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द चेक फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर 138 ऑफ द एक्ट। सीधा सीधा सा 140 कहता है इसमें लायबिलिटी बताइए। Section 140 state that it shall not be a defense in a prosecution of offense under 138। अब आप ये डिफेंस नहीं दे सकते कि no reason to believe any issued the check that it may be dishonor on presentment, कि सर मेरे पास ऐसा रीजन नहीं था कोई भी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि जब चेक प्रेजेंट होगा तो डिसऑनर हो जाएगा, मैं तो मान के चल रहा था कि मेरे खाते में पैसा है। ये आपका आर्ग्यू काम नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा कहीं से पेमेंट आने वाला था, इधर मैंने आपको उसके भरोसे चेक दे दिया और वो पेमेंट आए नहीं, तो इससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा सा पेनल्टी प्रोविजन लगेगा, 138 होगा। इन सब बहानों से कोई असर होने वाला नहीं है, तो बिल्कुल उसने ऑफेंस यहाँ पे किया है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों लोगों। अगला क्वेश्चन है मनोज ओज मनी टू उमेश, देयरफॉर ही मेक्स अ प्रमोशनरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ उमेश फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन। बढ़िया क्वेश्चन है। मनोज ने उमेश से कुछ पैसा उधार पे लिया था और उसने एक प्रमोशनरी नोट बना करके दिया उमेश को, और सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन के लिए उसने क्या कर दिया, आधा इसको फाड़ दिया और बाकी आधा उमेश को भेज दिया। आधा तुम रखो आधा हम रखेंगे, बाद में ऐसा मिक्स कर देंगे उसको, ऐसा। He then changes his mind and calls upon Umesh to return the half of the note, कि भाई बाद में उसका माइंडसेट चेंज हुआ और उसने बोला यार वो आधा टुकड़ा जो तुझे भेजा मुझे वापस कर दे। उल्टा उमेश कहता है कि भाई प्रमोशनरी नोट है, तूने मेरे फेवर में लिखा है तो मैं वापस काय को दूं, तू अपना आधा वाला हिस्सा मुझे भेज दे भाई, ताकि उसको मिक्स करके पूरा एक प्रमोशनरी नोट मेरा बन जाए। तो हमने आपसे पूछा कि पार्टीज के राइट्स बताओ, इस केस के अंदर क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द क्वेश्चन अराइजिंग इन दिस प्रॉब्लम इज वेदर द मेकिंग ऑफ प्रमोशनरी नोट इज कंप्लीट when 1/2 of the note was delivered to Umesh। देखिएगा, under section 46 making of a promissory note is completed by delivery। अब वो चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, डिलीवरी होना जरूरी है। अब डिलीवरी का मतलब हमेशा से होता है होल डिलीवरी, अपने पढ़ा हुआ है, नॉट मियरली ए पार्ट। अगर सोगा में भी पढ़ते हैं तो भी यही सीन हमारा है कि होल डिलीवरी करोगे आप, और यहाँ पे भी यही कि होल डॉक्यूमेंट जाना चाहिए।
हाफ इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी नहीं मान सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो जो उमेश का जो क्लेम है कि भाई अदर हाफ ऑफ द प्रॉमिसरी नोट सेंड टू हिम इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा सा हो गया कि भाई वो आधा शेयर जो बेचने का है वो कोई मतलब नहीं है। और मनोज यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है डिमांडिंग द रिटर्न ऑफ द फर्स्ट हाफ सेंड टू हिम, कि भाई मुझे आप वो वापस भेज दो, क्योंकि उमेश ने आधार जो रखा भी है वो डिलीवरी माने ही नहीं जाएगा। जब तक डिलीवरी नहीं होती, अपन जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत जरूरी है कि अगर एंडोर्समेंट भी हो रहा है तो साथ में डिलीवरी वर्ड होना जरूरी है, वो नहीं है तो बात ही खत्म है। He can change his mind and refuse to send the other half the promissory note। और यहाँ पे उसका जो कहना है जस्टिफाई, वो जो वापस मंगवा रहा है आधा टुकड़ा, वो वैसे भी आधा रखने से कोई राइट्स आपको मिलने वाले थे नहीं, इसीलिए यहाँ पे उमेश ने जो आधा मांगा है जिसको पैसा मिलने वाला था वो जस्टिफाई नहीं करेगा, डिलीवरी प्रॉपर है ही नहीं, वो आधा उसको भेज के नया पूरा प्रमोशन नोट ले लेना चाहिए, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बराबर, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन बाय डिलीवरी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डायरेक्ट आपसे पूछा है, तो डिलीवरी का मतलब होता है, आप उन्होंने बोला है गिव योर एग्जांपल एज पर प्रोविजन ऑफ एनआईए नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। तो सेक्शन 47 कहता है कि प्रमोसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक अगर बेयरर हैं तो आप उसको खाली डिलीवरी से दे सकते हैं। एक्सेप्शन है कि अगर आप प्रमोसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर ऑन अ कंडीशन दैट इट इज नॉट टेक इफेक्ट एक्सेप्ट अ सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल। मतलब कुछ भी, वो इवेंट नहीं जब तक हो जाए, तो जब तक वो इवेंट नहीं होगा, कंडीशनल बिल कहते हैं इसको अपन, तब तक आप आगे एंडोर्स नहीं कर सकते, ये प्रोविजन में अपने को लिखना है। एग्जाम्पल बहुत सीधा सा है, ए द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर डिलीवर बी के एजेंट को कर देता है, तो ये प्रॉपर नेगोशिएशन माना जाएगा। तो एक छोटा सा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 1 लाख, एक्स एक्सेप्टेंस टू द बिल इज फॉर्ज। फॉर्जरी है भाई, एक्स का साइन फॉर्जरी से लिया है, फॉर्जरी से फर्जी साइन कर दिए। A takes the bill from his customer for value in good faith before the bill becomes payable। ठीक है भाई, A ने बिल को लिया है, HDC टाइप का लग रहा है। स्टेट द रीजन, क्या A को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स मान सकते हैं क्या, और क्या वो पैसा रिसीव कर पाएगा क्या। अब बच्चों, होल्डर इन ड्यू कोर्स फुल कंसिडरेशन पे करे, मैच्योरिटी से पहले बने, गुड फेथ में ले, जैसा यहाँ देके भी रखा हुआ है, और होल्डर भी हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि जहां फॉर्जरी काम करती है वहां आपको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। सेम बच्चे लोगों, हम लोगों ने इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में भी पॉइंट पढ़ा था, मैंने आपको तब भी कहा था जहां फॉर्जरी आ जाए, फर्जी साइन आ जाए, वहां आपका कितना ही गुड फेथ हो, कुछ भी हो, आपको गुड राइट्स नहीं मिलते। तो पहले तो आपको एसडीसी का डेफिनेशन दे देना है, जो ऊपर भी अपन ने एक जगह पे लिया है। फिर ए इन दिस केस प्राइमा फेसी बिकम अ पोजेसर ऑफ द बिल, पूरा वैल्यू, पूरा गुड फेथ आपने दिया है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं ही कैन कंसीडर एज एसडीसी। हम एसडीसी आपको मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां सिग्नेचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे फॉर्जरी है, वो डॉक्यूमेंट ही वॉइड होता है, और होल्डर ऑफ अ फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट एनफोर्स पेमेंट। देखो, एचडीसी को डिफेक्टिव केस में मैटर टाइटल मिलेंगे, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट में टाइटल ही नहीं है वहां कुछ मिलने का सवाल ही नहीं है। तो इन द इवेंट ऑफ होल्डर बीइंग एबल टू ऑब्टेन पेमेंट स्पाइट ऑफ फॉर्जरी, ही कैन नॉट रिटेन द मनी। ट्रू ओनर जो होगा वही इसके पैसे ले पाएगा। दिस प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर बाय रीजन इवन एचडीसी इज नॉट एग्जम्प्ट। मैंने आपको कहा, मैंने आपको उससे भी कहा था, फॉर्जरी वाला जो हमारा रूल है वो यूनिवर्सल रूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वॉइड ही रहेगा, डिफेक्ट जीरो रहेगा, भले एचडीसी भी सामने क्यों नहीं आ जाए। इसीलिए अगर उसने ऐसा कोई बिल लिया भी है, एक कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल, आप इसका पैसा नहीं ले पाओगे, ये अपने को ध्यान में रखना है एसडीसी के लिए, भले एसडीसी हो, फॉर्जरी एब्सोल्युटली जीरो होगी, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर एक्स इज द पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक का पेई है। मिस्टर वाई ने स्टील कर लिया चेक को और फॉर्जरी कर दिया मिस्टर एक्स सिग्नेचर, एक्स के साइन फर्जी कर दिए, और आगे एंडोर्स कर लिया खुद के फेवर के अंदर। देन मिस्टर वाई ने इसको आगे एंडोर्स कर दिया मिस्टर जेड को, जिसने बेचारा ने गुड फेथ और वैल्यूएबल कंसिडरेशन से लिया। सेम क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, चेक का वैलिडिटी आपको बताना है, और देन वही है कि जेड को एसडीसी के पावर मिलेंगे क्या। फॉर्जरी में ऊपर वाला प्रोविजन एज इट इज भले आप लिख देना, फॉर्जरी है तो जीरो होगा, और जेड के फेवर में वैलिड होने वाला नहीं है। वही पूरा चीज जो ऊपर अपन ने लिखा था वो एज इट इज आप आंसर में यहाँ पे लिख देना, वही प्रोविजन जो अपना फॉर्जरी वाला है ना वो एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो जो बंदे का होल्डर था एक्स था, तो एक्स के पास ही रहेगी, जिसके आपने फोर्स साइन की उसी के पास ये सारे राइट्स रहेंगे, आगे ट्रांसफर इसके राइट्स होते ही नहीं है। तो सेम प्रोविजन आप चेंज करने की जगह जो ऊपर अपन ने पढ़ा था ना, ये वाला और जो लास्ट वाला पैरा में जो प्रोविजन वाला पार्ट है वो एज इट इज लिख करके आप लिख देंगे कि जेड को कोई राइट्स मिलने वाले नहीं है। नेक्स्ट भी इसी का क्वेश्चन है। अखिल मेड अ प्रमोसरी नोट ऑफ 4500 पेबल टू भुवन एंड डिलीवर द सेम टू भुवन ऑन द कंडीशन दैट
भुवन विल डिमांड पेमेंट ओनली ऑन द डेथ ऑफ चमन। ठीक है भाई, चमन और पर्सन है, उसकी डेथ पे पैसा डिमांड करना, डेथ तो सर्टेन होती है, अपने को पता है, टाइम भले अनसर्टेन हो तो वैलिड है। लेकिन चमन की डेथ से पहले भुवन ने क्या किया कि इसको आगे एंडोर्स एंड डिलीवर कर दिया दीपक को, जिसने प्रमोशनरी नोट गुड फेथ में ले लिया। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशनल बिल है, ध्यान रखिएगा। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी दीपक ने प्रेजेंट कर दिया प्रमोशनरी नोट को अखिल के पास में, लेकिन अखिल ने मना कर दिया पेमेंट करने से कि भैया कंडीशन दी चमन की डेथ पे पैसा देना है और चमन तो जिंदा है, इसलिए कंडीशन ही पूरी नहीं हुई है। अब दीपक जो है वो अपना पैसा अखिल से रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो बच्चों कंडीशनल बिल था, लेकिन एचडीसी के पास चला गया है तो उसको राइट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आइए आंसर चेक करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, आपको आंसर बताता हूं इसका, अगेन सेक्शन 9। Any person who for consideration become possessor of negotiable instrument in good faith without sufficient cause to believe that defect is there, तो उस बंदे को हम एचडीसी बोलते हैं। ये अपन ने पढ़ा है, वो ये आपको एचडीसी की डेफिनेशन लिखनी है। अब 47 देखना, पहले भी आया था, इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू अ पर्सन अपॉन कंडीशन, तो वो तभी इफेक्टिव होगा जब वो कंडीशन पूरी हो रही हो। लेकिन अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आ गया, his right will not be affected by such condition। बात को समझिएगा, कंडीशन भले हमने लगाई हो, लेकिन अगर एचडीसी के हाथ में बिल आ जाए तो बगैर कंडीशन के कंप्लीट हुए भी वो पैसा आप ले सकता है, पेमेंट ले सकता है, वैलिड रहेगा। एचडीसी को खाली हम एक फॉर्जरी में राइट नहीं दे रहे हैं भाई, बाकी सब जगह हम उसको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां क्वेश्चन की थ्योरी आ गई हमारी, क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब देखिएगा फाइनल आंसर क्या कहता है। From the above provision, in fact, it can be said that Deepak has received the promissory note in good faith. He is HDC, और उसके rights will not be affected by any condition attached to instrument of any prior party। तो दीपक यहाँ पे पूरा पैसा अखिल से रिकवर कर सकता है। बच्चों फिर से कह रहा हूं, फॉर्जरी वाला अगर मैटर है तो हम एचडीसी को पावर नहीं देते, किसी को नहीं देते। बाकी कंडीशनल बिल हो, वो अपने इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट वाला बिल पड़ा, कुछ भी हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पावर हमेशा सुप्रीम रहेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस और कर रहे हैं बच्चों। अंजुम ड्रॉ अ चेक फॉर 20,000 पेबल टू बबलू एंड डिलीवर इट टू हिम। बबलू ने एंडोर्स कर दिया रेहांस को आगे दे दिया, लेकिन रेहांस ने क्या किया, इसको अपने टेबल के ड्रॉर में ही डाल करके छोड़ दिया। क्या बात है भाई, बबलू ने, सॉरी रेहांस ने नहीं, बबलू ने एंडोर्स किया रेहांस के फेवर में, लेकिन रेहांस को दिया नहीं है, अपने टेबल के ड्रॉर में डाल करके छोड़ दिया। सब्सिक्वेंटली बबलू की डेथ हो गई, जिसने ये साइन किया था, एंडोर्स किया था, और चेक जो है वो रेहांस को मिलता है बबलू के टेबल के ड्रॉर से। अब रेहांस जो है वो सूट फाइल करता है अंजुम वगैरह जिसने भी चेक आगे दिया पैसे की रिकवरी के लिए या इससे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या आप रिकवर कर सकते हो क्या। तो बच्चे लोगों, एक बहुत सीधी सी चीज थी, एंडोर्समेंट तभी वैलिड होता है नेगोशिएशन जब एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी साथ में हो। डिलीवरी तो हुई नहीं है। याद करो, बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अपन एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन में अपन ने सेम ऐसी चीज पढ़ी थी, वो ब्रॉगडन वाला जो हमारा केस था, मेट्रोपॉलिटन रेलवे वाला। एक्सेप्टेंस हमने करके टेबल के ड्रॉर में डाल दी, आपको कम्युनिकेट तो की नहीं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी रूल ये है कि जो भी ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसमें एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी साथ में होना जरूरी है, खाली एंडोर्समेंट से कुछ नहीं होगा। अब देखो सेक्शन 57 भी लगा, The contract or a negotiable instrument until delivery remains incomplete or revocable है, बराबर revocable है, पर revoke कर सकते हैं। तो delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing negotiable instrument। बहुत जरूरी है, खाली पेमेंट के टाइम पे नहीं। The right in instrument are not transfer in the endorsee, जब तक endorsement same has been deliver नहीं हो जाए तब तक rights नहीं मिलेंगे। If a person make the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, अगर उसकी डेथ हो गई, बढ़िया पॉइंट देखना, तो उसका लीगल हेयर भी उसको नेगोशिएट नहीं कर सकता है। बट टेबल के ड्रॉर में उसके बेटे को मिला, उसको लगा अच्छा रेहांस के नाम पे आगे मैं एंडोर्स कर देता हूं, लॉ अलाउड नहीं कर रहा है। जिस बंदे ने लिखा था वही है उसका ऑथोराइज एजेंट डिलीवर करेगा। तो लीगल हेयर ऑफ द डिजीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी। ये आपने को ध्यान में रखना, खुद वापस उसको अपनी लाइब्रेरी अपने सर पे लेके एंडोर्स करके दे तो बात अलग है, नहीं तो नहीं। तो चेक वॉज एंडोर्स प्रॉपरली हुआ लेकिन डिलीवर नहीं किया, इसीलिए रेहांस को यहाँ पे पैसा लेने का राइट नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। अगेन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग वही देखेंगे सेक्शन 9 से हमारे कनेक्टेड हो गए, एचडीसी के पॉइंट है।
Mr. Zahid accepted a bills of exchange and gave it to Mr. Kamil for the purpose of getting discounted and handing over the proceed to Mr. Zahid. आप लोगों ने अकाउंट्स में एकोमोडेशन बिल पढ़ा है तो वैसे ही लग रहा है कि एक बिल को एक्सेप्ट किया है और कामिल को दिया और उसको बोला कि इसको डिस्काउंटेड करवा के पैसा मुझे दे देना. मिस्टर कामिल couldn't get the bill discounted, उसने नहीं कराया and returned the bill to Mr. Zahid, उसने जाहिद को वापस दे दिया. जाहिद ने क्या किया, कट द बिल इनटू 2 पीसेस फॉर द पर्पस टू कैंसिल इट, उसने कैंसिल करने के पर्पस से क्या किया, उसको फाड़ दिया. एंड ही थ्रो द पीसेस ऑन द स्ट्रीट, और सड़क पर फेंक दिया. सुनना, एक तरह से बिल बना हुआ है, ड्यू डेट वगैरह सब डली हुई है, प्रॉमिस किया हुआ है, नॉर्मल बिल की तरह समझो, किसी ने फाड़ के फेंक दिया. अब कमिल ने क्या किया कि उसको वापस उठाया एंड जॉइन दोस पीसेस इन सच मैनर, ऐसे उसको उसने क्या कर दिया, वापस जोड़ दिया, that the bill seemed to have been folded for safe custody rather than cancel. अब आप सोचो, मैंने क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था, ड्यू डेट से पहले कई बार अपन पेमेंट भी कर देते हैं. अब पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट 4 महीने बाद की थी और अपन ने आज पेमेंट कर दिया, सामने वाले ने बिल फाड़ करके फेंक दिया, हमने उठाया वापस जोड़ दिया और ऐसा चिपकाया कि ऐसा लग रहा है कि यार इसको फोल्ड किया हुआ था, इस वजह से बीच में ऐसी लाइन आई है, फटा हुआ कैंसिल किया हुआ पता ही नहीं लग रहा है. अब कमिल ने क्या किया कि इसको सर्कुलेट कर दिया आगे, और देखो बिल तो एकदम प्रॉपर हो गया, अब ये साइन भी है, मैच्योरिटी डेट भी बाकी है, सब कुछ सही है, और ये चला गया सलीम के पास में, जिसने गुड फेथ में और फुल वैल्यू के लिए ले लिया. आपसे पूछा राइट्स बताओ, वो जो जाहिद था जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, वो पेमेंट करेगा कि नहीं, सलीम को करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग सेक्शन 9, पहले तो एचडीसी की डेफिनेशन यहां तक समझाओगे. फर्दर 120 कहता है, नो मेकर प्रमोजरी नोट या ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या एक्सेप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज shall in a suit by HDC be permitted to deny the validity of the instrument originally made. आप HDC के सामने डिनाई कर ही नहीं सकते हो भाई, इस तरह का कोई बात, खाली फॉर्जरी में डिनाई होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, उसको गुड टाइटल मिलेंगे. अच्छा, क्वेश्चन में अपने को कह दिया कि फोल्ड भी इस तरह से किया है कि पता ही नहीं लग रहा है कि फटा हुआ, ऐसा लग रहा है कि भाई फोल्ड करके रखा है, ऐसा फटना वटना कैंसिल पता ही नहीं लग रहा है. इन द गिवन क्वेश्चन, Since Mr. Salim acquired the bill in good faith, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी ऐसा बिल कैंसिल करो तो पहले ऐसे ही लाइन वाइन मारो उसके ऊपर, फिर ऐसा फाड़ो कि वापस कोई जोड़ नहीं सके. मिस्टर सलीम acquired the bill in good faith for value, तो इसीलिए वो एचडीसी है, और जाहिद यहाँ पे मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता अपनी लाइब्रेरी से, और सलीम हैज राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जाहिद, ये अपने को ध्यान में रखना है. तो बढ़िया क्वेश्चन में से एक है. तो बच्चे लोगों, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने प्रैक्टिस किया है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से. होप सो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और आप लोगों की तैयारी जो है वो इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को पहले है ना, ये एक बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से आप उसको पढ़ लीजिए. मैं रिवीजन वीडियो भी जल्दी ही डाल दूंगा, देन क्वेश्चंस भी करिएगा, तो बहुत स्ट्रांग आप लोगों की स्टडी हो जाएगी. फिर आप लोगों से मुलाकात होगी. ऑल द बेस्ट.